हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो कहते हैं विजन की 17 एंड 18 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिलीजेस आयरन ओर पॉलिसी 2021 वार्निंग एलोकेशन ऑफ रेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो क्या ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन के अंडर कवर होगी। ठीक है, अभी किसने रिलीज करी है आयरन ओर पॉलिसी, किसने रिलीज करी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से हम क्या कर सके, जो आयरन ओर को जो एलोकेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको किस तरह से हम गॉन करें, उसके लिए हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये रिलीज किया। देखो इसका एम क्या है, इसका एम यही है ताकि हम क्या कर सके, आयरन ओर जिनको जरूरत है, जिन कस्टमर्स को आयरन ओर की जरूरत है उनकी डिमांड को पूरी किया जाए और उनके ट्रांसपोर्टेशन पे जो भी है उसको हम पूरी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, इट एम्स टू मीट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और कस्टमर्स। ठीक है, हाई प्रायोरिटी किनको दिया जाएगा, जो मेनली आयरन और इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को क्या मिल सके, बूस्ट मिल सके। क्योंकि आपको पता है हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्पेशली क्या करना है, बूस्ट करना है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मूवमेंट ऑफ आयरन और ट्रैफिक फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा हमें क्या करना है, स्टील इंडस्ट्री को भी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। लॉजिस्टिक मतलब कि जो माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है उस तरह की हमें स्टील इंडस्ट्री को क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि जो वो चैलेंज फेस कर रहे हैं चाहे डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली वो क्या कर सके, उनको पूरा कर सके। इसके अलावा हमें क्या करना है, बूस्ट देना है हमारी इकोनॉमी के कोर सेक्टर को। ठीक है, और साथ में ताकि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम बूस्ट कर सके। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए आयरन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी को कितना ज्यादा वो बूस्ट कर सकता है अगर हमारा ये जो सेक्टर है, क्योंकि ये कोर सेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो आयरन ओर है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, मतलब रेलवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो आयरन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर होता है एंड इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम। साथ में स्टील भी होता है आफ्टर कोल। ठीक है, इसके अलावा इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है आयरन और प्रोड्यूस करने में। ठीक है, आयरन और जो माइन है वो मेनली जो कोल फील्ड की जो प्रोक्सिमिटी है, मतलब कि अगर आपको पता होगा कोल की जो खाने हैं वो मेनली लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड इस तरफ है। ठीक है, तो वहां मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या है, वहां पे पास पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से और एक में एडवांटेज है। इसके मतलब कि आपको समझ गए, क्योंकि वहां पे जो कोस्टल एरियाज है, अगर कोस्टल एरिया से कोई भी चीज हमें पास पड़े तो वहां से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सकता है। इसके अलावा फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो कि 1952 में आई थी, इसके अंदर क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन, स्टील, सीमेंट या इस जैसे मिनरल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडाइज प्रोवाइड करती है। लाइक अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आयरन का, स्टील का, सीमेंट या इन जैसे मटेरियल्स को, तो इसके अंदर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी का एम क्या था, किसका, फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी का, ताकि हम क्या कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज को इक्वल वे में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके और हर एक के पास इसका इक्वल एक्सेस हो। मतलब कि अगर ईस्ट में क्या है, इसका ज्यादा प्रोडक्शन है, इट डजंट मीन कि वो बस ईस्ट के पास कंसेंट्रेशन नहीं, इसका एम यही है कि ताकि पूरे इंडिया में क्या है, इक्वली क्या हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हाउएवर कहीं ना कहीं इसने रिजल्ट सरप्लस स्टेट को बल्कि क्या किया, डिप्राइव किया। मतलब आपको पता है बिहार कितना बैकवर्ड है, ओडिशा बैकवर्ड है, बल्कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे इनकी है। ठीक है, लेकिन रिसोर्स सरप्लस स्टेट जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इनमें सबसे ज्यादा डिप्राइव है। क्यों? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। इवन कि 1993 के बाद तो ये जो स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, ये इनकी जो डेवलपमेंट है उल्टा क्या हुआ, डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब कि जहां पे रिसोर्स की ज्यादा कम, मतलब कि है रिसोर्स सरप्लस स्टेट है, वो उल्टा कम ही जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हो रही है या फिर हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम अनाउंसेस ₹1000 crore स्टार्टअप इंडिया सीड फंड एट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। देखो गाइस, अगेन तो ये न्यूज है, देखो स्टार्टअप की जो न्यूज होगी वो इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, अब क्योंकि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी कवर हो सकती है। ठीक है, अभी क्या प्रारंभ मतलब कि लाइक कुछ स्टार्ट करना, तो ये स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट DPIIT, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए, मैं काफी बार आपको बताती हूँ, तो DPIIT किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, इसकी जो समिट थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो DPIIT है उसके द्वारा को ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, अक्रॉस द ग्लोब, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड हम क्या कर सके, जो पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज या जो हमारा एकेडमिया है, जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और सभी
सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्राइज, उन सबको हम क्या कर सके, लेके आ सके इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म में। समिट कहाँ हुआ है, ये 5th एनिवर्सरी को मार्क कर दिया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की, जो 16 जनवरी 2016 में स्टार्ट किया था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो इसकी 5वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए ये समिट रखी गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डिपार्टमेंट, एक एंटिटी को कंसीडर किया जाता है स्टार्टअप। देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर ही जो स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई है। तो अब आपको उन दोनों डेफिनेशन के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। स्टार्टअप, किसी चीज को आप स्टार्टअप कंसिडर करते हो जब वो 10 साल पुरानी हो, ठीक है, जब उसका इनकॉर्पोरेट हो और उसका जो टर्नओवर है कम से कम वो 100 करोड़ तो होना चाहिए और 100 करोड़ से कम होना चाहिए इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल। इससे पहले जो स्टार्टअप की डेफिनेशन थी वो स्टार्टअप 7 इयर्स माना जाता था और टर्नओवर मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मेरे को याद है वो 25 करोड़ था, ठीक है। बाकी इसका मैं श्योर नहीं, लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि स्टार्टअप की जो डेफिनेशन पहले होती थी वो 7 साल पुराना माना जाता था, लेकिन जो अभी रिवाइज डेफिनेशन वो यही है कि स्टार्टअप अब किसको माना जाता है, जो 10 साल पुराना हो और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। इसके अलावा जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है वो क्या करेगा, ऑफकोर्स नाम से समझ में आ रहा है, जो भी स्टार्टअप्स को इनिशियल कैपिटल क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, ताकि वो अपने बिजनेसेस को क्या कर सके, ग्रो कर सके। देखो गाइस, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो फंड आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। गारंटी हर एक बंदे को दी जाएगी कि अगर आपको डेप्ट कैपिटल आप दे सको, ठीक है। इसके अलावा फंड वो स्टार्टअप अवेल कर सकते हैं जो सिलेक्टेड इंक्यूबेटर अक्रॉस द इंडिया, मतलब उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं को आप दे सकते हो। इसके अलावा इंडिया, अगर देखा जाए, इंडिया इज होम टू वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब कि इंडिया में जो स्टार्टअप बढ़ रहा है वो 3rd लार्जेस्ट है, जिसकी वजह से हमने इंडिया के काफी एंटरप्रेन्योर्स को हमें हेल्प करना है ताकि वो अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेके आ सके और लार्ज कॉर्पोरेशंस में वो कन्वर्ट हो सके। 45% स्टार्टअप्स हैं जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में है, जो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं ऑफ द लोकल प्रोडक्ट, ठीक है। कहीं ये आपको पता होना चाहिए टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज कौन कौन सी होती है। देखो ये काफी डेवलप्ड सिटीज होती हैं जो टायर 4 या टायर 6 से, जैसे टायर 6 में मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो क्या है, मतलब कि टायर 2 टायर 3 स्टेट्स में, मतलब कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उसमें 45% स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर मोस्ट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉडल फॉर बैंक रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। अगेन गाइस, बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए एक मॉडल लेके जा रहा है, दैट इज द बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉडल, ठीक है। अगेन गाइस, इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। देखो अभी क्या किया जाएगा, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेटअप किया जाएगा, और ये सुजेस्ट किसने किया है, पीजे नाइक कमेटी ने सुजेस्ट किया है अपनी किस रिपोर्ट में, ऑफ गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक इन इंडिया। देखो गाइस, यूपीएससी की आदत है वो कभी ना कभी पूछ लेता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए पीजे नाइक कमेटी किससे रिलेटेड है, कि वो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का उसने क्या किया, सुजेशन किया था, ठीक है। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के शेयर है बैंक में वो किसको हमें ट्रांसफर करना चाहिए, इन बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को, जो क्या करेंगी इन बैंक्स में क्या करेंगी अपना, मतलब कि एक तरह से दे विल बिकम द पेरेंट होल्डिंग कंपनी। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे वो एक तरह का लिमिटेड बैंक बन जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेटअप करेगी, और जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो अपना जो ट्रांसफर कर देगी वो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह, वो एक तरह का मतलब कि उसका पेरेंट एक्ट करेगी। मतलब गवर्नमेंट का जो केयर टेकर है वो कौन हो जाएगा, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड हो जाएगा। इसके अलावा ये ऑटोनोमस होगी, मतलब अपने डिसीजन खुद ले पाएगी, जिसमें उसकी पावर खुद होगी कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, और इसके अलावा और जो पॉलिसी डिसीजन हैं उनको भी वो ले सके। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो स्टेक होंगे इस बैंक्स में वो रिड्यूस करेगी अप टू 51%। आपको पता होगा 2 तरह की चीजें होती है, प्राइवेटाइजेशन होती है, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है, जब अगर गवर्नमेंट के शेयर 51% तक हैं, देन इट इज मतलब कि 50 वो डिसइन्वेस्टमेंट कर। प्राइवेटाइजेशन कब होता है, जब गवर्नमेंट के शेयर 49% से कम हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट होती है डजंट मीन कि गवर्नमेंट के उसमें शेयर नहीं है, गवर्नमेंट के बस ये कि वो मेजोरिटी नहीं है, 49% शेयर हो गए, ठीक है। तो इसका गेम ये है कि गवर्नमेंट मतलब वो कोशिश करे कि तो गवर्नमेंट का जो शेयर इन बैंक्स में वो बस डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, 51% तक करे, ठीक है। इससे क्या आएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की डिपेंडेंस है गवर्नमेंट के सपोर्ट पे वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो अपने फिजिकल प्रेशर उसको ईजी कर पाएंगे। इसके पहले भी आरबीआई ने कंसर्न रेज किया था ओवर किस तरह से जीरो कूपन बॉन्ड्स को इशू किया है ताकि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज कर दें। इस बॉन्ड से क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, जीरो कूपन बॉन्ड हमने पहले भी पढ़ा है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, लाइक हम क्या करते हैं, बैंक को जो रिकैपिटलाइज करते हैं वो नॉन इंटरेस्ट करते हैं, मतलब कि अगर आपने 100 करोड़ उसमें इंड्यूस कर दिया, इन्फ्यूज कर दिया, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इवन कि आप डीप डिस्काउंट देते हैं फेस वैल्यू पे, इसकी वजह से क्या जो नेट प्रेजेंट वैल्यू पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है उसको उतना रहना, ठीक है। बैंक रिकैपिटलाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा,
कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कैपिटल इन्फ्यूज करती है ताकि वो जो अपने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है उनको पूरे कर सके, जैसे जो भी होती है। ठीक है, ठीक है। इस गवर्नमेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए बैंक्स में, ताकि जो वो कैपिटल की शॉर्टेज फेस कर रहे हो उनको वो पूरी कर सके। ठीक है, आपको पता होगा कितने नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बेसल नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लीड इन द पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी, नहीं ये हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, पावर सप्लाई की बात हो रही है तो एनवायरमेंट सेक्टर में कवर होगी GS3 में। ठीक है, अब देखो गाइस सेंटर का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट इज द इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसने क्या है अपना 90% कंप्लीट कर लिया है 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जनवरी 2021 में। मतलब कि आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा जो प्रोग्रेस स्कीम चलाई थी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है, और जो इसका टारगेट था वो ऑलरेडी वो जनवरी 2021 तक 90% कंप्लीट कर सकी है। जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम थी वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई थी 2015 में। अगेन गाइस इंपॉर्टेंट हो जाती है मिनिस्ट्री कौन से ईयर में, 2015 में, ताकि हम क्या कर सके जो अर्बन एरियाज में क्या कर सके इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके, साथ में हम स्मार्ट मीटर्स को इंट्रोड्यूस कर सके और IT सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सके पावर सप्लाई में। ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो ट्रांसमिशन या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको अर्बन एरियाज में स्ट्रेंथन कर सके। इसके अलावा हम क्या कर सके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स या जो फीडर्स हैं उनको अर्बन एरिया में क्या कर सके मीटर लगा सके। तो क्या स्मार्ट मीटर्स में हम मेनली प्रीपेड मीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को IT इनेबल्ड करना है, डिजिटाइज करना है, ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर सके अंडर रिस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, स्कीम हेल्प करती है ताकि हमारे जो ट्रांसमिशन एंड जो कम्युनिकेशन लॉस होते हैं उनको रिड्यूस कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा हम IT इनेबल्ड एनर्जी सेक्टर एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, ऑडिटिंग सिस्टम अच्छा एस्टेब्लिश कर सके, अपने जो एनर्जी जो बिलिंग होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग उनमें इंप्रूवमेंट कर सके, मतलब कि जो एक्चुअल में जो आपके मीटर ने कंज्यूम किया है उसको हम क्या कर सके इंप्रूव कर सके। लाइक आपको अभी भी पता होगा आपके घर में भी ऐसा होता होगा, लाइक आपकी यूनिट्स क्या कभी कितनी होती हैं और बिल कितने का आ जाता है, तो वो क्या है वो सब इनएफिशिएंसी है ना, तो हमें उसको इंप्रूव करना है और हम कलेक्शन एफिशिएंसी उसकी इंप्रूव कर सके। सेंट्रल जो इस स्कीम के अंडर कितना ग्रांट करती है, मतलब कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर इसमें 60% क्या करती है ग्रांट करती है और 85% जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को करती है इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट। मेरी बात समझ में आ गई। बेसिक होता है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 60% सेंटर अपनी तरफ से फंड करता है, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स होगी जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट होगी तो वहाँ सेंटर 85% तक फंडिंग दे देता है। इसके अलावा अदर पावर रेटेड स्कीम्स है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वो कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ताकि हम वहाँ पे स्टेट के अंदर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम क्या कर सके इंप्रूव कर सके। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज करते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट रिलीज बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, ये जो न्यूज हम सोशल इश्यूज में भी कवर कर सकते हैं। देखो गाइस रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 न्यूज किसने रिलीज करी है, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। फाइंडिंग क्या, सबसे पहले हम इस डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। जो UNDC है वो कंट्रीज को हेल्प करती है ताकि हम डिसीजन वो ले सके, उसको एक हम डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं अबाउट अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल डेलिब्रेशन एट द UN जनरल असेंबली, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, फोरम्स एंड अदर बॉडीज। मतलब कि इन फोरम्स में जो भी आपके डेलिब्रेशन होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं कुछ डाटा जो होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं, उनको हम डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काफी क्लोजली वर्क करता है ताकि हम कंट्रीज की हेल्प कर सके कि किस तरह से वो अपने इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट जो गोल्स हैं उनको पूरा कर सके। इसके अलावा जो DSA का जो वर्क होता है वो UN डेवलपमेंट एजेंडा से गाइड किया जाता है, मतलब कि जिसका एम ये है कि हम कहते हैं इक्वालिटी को प्रमोट कर सके हर एक कंट्री में। इट डजंट मीन कि डेवलप कंट्रीज और आगे बढ़ती है और डेवलपिंग कंट्री पीछे रहे। ठीक है, तो इक्वालिटी की बात करता है, सोलिडारिटी की बात करता है, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हर एक के रिलीजन का, हर एक का रेस का इसको पूरा हमें रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो जो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 की जो रिपोर्ट है इसकी जरा हम फाइंडिंग देख लेते हैं। करंटली जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो अगर देखे जाए तो वो 3.6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 7 बिलियन आपकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो फिर जो 3.6% जो लोग हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं। कोविड-19 की वजह से ऑफकोर्स आपको पता है सबके जो डोर्स थे वो बंद थे, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का जो नंबर है बहुत ज्यादा कम हुआ है। इवन कि जो रेमिटेंस फ्लो आता है, मतलब कि लाइक अगर इंडिया का बंदा USA में कमा रहा है तो USA से अपनी जो पैसा भेजता है इंडिया
वो रेमिटेंस होता है, तो वो बहुत कम हुआ है। इसके अलावा 2020 में देखा गया जो 65% जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो हाई इनकम कंट्रीज में रहते थे, तो यूएसए या फिर यूरोप में रहते हैं मेनली, और मेजोरिटी जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो मेनली मिडिल इनकम कंट्री से ही आते हैं, मतलब कि आपको जैसे इंडिया हो गया, इन कंट्री से मैक्सिमम जो माइग्रेट होते हैं तो हाई इनकम कंट्री, ठीक है। यूरोप में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स रहते हैं 2020 में, फॉलोड बाय नॉर्दर्न अमेरिका। 2020 में वुमेन और गर्ल्स भी 48% कंप्राइज करती हैं इन इंटरनेशनल माइग्रेंट, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। मोस्ट जो वर्ल्ड के रेफ्यूजीज हैं वो कहाँ से हैं ऑलरेडी बता चुके, लो या मिडिल इनकम कंट्रीज से। रिसेंट ईयर्स में जो कंट्रीज जो ग्रो कर रही हैं वो फोकस कर रही हैं कि किस तरह से हम ऑप्शन दे सकें सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ऑफ कोर्स यार आप दूसरी कंट्री में माइग्रेट क्यों करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो सेफ होके तभी करोगे ना। इंडिया के रिगार्डिंग क्या फाइंडिंग है, देखो इंडिया का डायस्पोरा हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है वो इंडिया से ही है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है वो यूएस से नहीं है। अभी यूरोप की बात है ये वो अलग बात है, ठीक है। इंडिया का डायस्पोरा सबसे ज्यादा है। नेटवर्क डायस्पोरा मतलब कि जैसे हमारा जो इंटेलिजेंसी है, लाइक प्रोफेसर हो गए, रिसर्चर्स हो गए, तो इंडिया के जो डायस्पोरा सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। 18 मिलियन पीपल हमारे इंडिया के आउटसाइड द होमलैंड रहते हैं 2020 में। सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में, ये भी आपको पता होना चाहिए, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इंडिया से यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन क्यों हो रहा है इंडिया में, क्योंकि लेबर और फैमिली रीजन की वजह से फोर्स डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, मतलब आपको पता है इंडिया में फोर्स डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। इंडिया का डायस्पोरा कहाँ है सबसे ज्यादा, अगर प्रिवेलेंट कहाँ है, स्पेशली स्टूडेंट्स में या जो पीपल मूव हुए फ्रॉम फैमिलीज में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। G7 पहले हमने काफी बार पढ़ा। अभी के जो यूके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के प्रधानमंत्री आपके मोदी जी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए, जो कि जून में होने वाले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसने इनवाइट करा, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में फॉर्म हुआ था, टॉप इकोनॉमिक्स का है। ऑफकोर्स G7 में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सबका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है यूपीएस से कुछ भी पूछ सकते हैं, G20 कंट्रीज के नाम पूछने उसमें, ठीक है, ठीक है। और ये इनफॉर्मल फोरम है ताकि जो डिस्कस करते हैं वर्ल्ड के इश्यूज को, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, ठीक है। G7 को पहले G8 भी था जब तक रशिया था, लेकिन रशिया को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसने क्रीमिया जो वो है ना आइलैंड, उसको इलीगली एनेक्स कर लिया था। इसकी वजह से उसके बाद रशिया को इसमें निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है इंस्पायर स्कीम, बहुत पुरानी है ये, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर सर्च। देखो गाइस रिसेंटली क्या है, इंस्पायर फैकल्टी फेलोज इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करेगी किस तरह से वो हीट टॉलरेंट व्हीट वेराइटीज को प्रोड्यूस कर सके, ताकि हम जो व्हीट की ईल्ड है उसको हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। इंस्पायर है कि गाइस ये इनोवेटिव प्रोग्राम है जो कि स्पॉन्सर और मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि हम साइंस में लोगों को अट्रैक्ट कर सके, बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्या कर सके, यूथ को एनकरेज कर सके कि आप साइंस को परस्यू करो और आप मतलब कि इसमें क्या करो, ज्यादा ज्यादा स्टडी करो अर्ली एज में। इंस्पायर के 3 कंपोनेंट्स है। देखो ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, लाइक अगर कोई आप रिसर्च स्कॉलर करता है, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट, एक है स्कीम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ टैलेंट है, सेकंड है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, थर्ड है एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुच्ची मशरूम, ठीक है, मोरल मशरूम, ठीक है। रिसेंटली के जीआई टैग इसको दिया गया, इसको गुच्ची मोरल मशरूम। देखो गाइस ये गुच्ची है या मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, ठीक है, तो इसको जीआई टैग बना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉस्टलीस्ट मशरूम है जिसका प्राइस कितना है, 20,000 रुपए केजी, और ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है, जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग किसको मिला है, मशरूम को मिला है। कहाँ पे वो उगता है, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। और भाई केजी इतना तो वैसे नहीं पूछने वाला, 20,000 रुपए पर केजी, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रो होता है वो मेनली कलेक्ट वहाँ पे किया जाता है बाय लोकल फार्मर्स और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू भी है और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और ये कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के टेम्परेट फॉरेस्ट में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो और चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला, जैसे कश्मीर पेपर मशीन, कश्मीर का वॉलनट वुड क्रेविंग, खतम्बर, कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट, कश्मीरी सैफरन, ये आपको पता ही होगा, और कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ न्यूज में प्लेसेस अगर हम पढ़ लेते हैं। सुलावेसी आइलैंड हमने भी आई थिंक कल परसों भी किया था, ये इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, जहाँ पे अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया। अभी हमने इसलिए पढ़ा सुलावेसी क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लाइक आर्किटेक्चर चीजें मिलती हैं। ये मेनली केव पेंटिंग के लिए फेमस है जो 45,000 ईयर्स पुरानी है। स्मेरी वोल्केनो, इसको ग्रेट माउंटेन भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट वोल्केनो और एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे, इंडोनेशिया के जावा में रिसेंटली वोल्केनो रिफ्ट है, ठीक है। तो भाई आपको पता है ना इंडोनेशिया क्योंकि रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनो रहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, जैसे कारा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, आपको पता होना चाहिए। इसमें हमने पहले ही पढ़ा हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको पीटी जैसे हिस्ट्री का जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था, जैसे बच्चों को जो अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। किसके अंदर बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका फंक्शन क्या है, जो भी
लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में सब मॉनिटर करती हैं और रेगुलेट करती है इनसाइड द कंट्री और इंटरकॉन्टिनेंटल। लाइक अगर आप इंडिया में कोई यूएसए से बच्चा अडॉप्ट कर रहा है तो उसको भी रेगुलेट करती है, ठीक है। जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है डील करती है किस तरह से आप इंडिया में अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो इन अकॉर्डिंग विद हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, ठीक है। जो गाइस इंटर कंट्री अगर आप किसी और कंट्री से बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या करती है। हेग कन्वेंशन गाइस क्या है, ये मेनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करता है, ठीक है। कारा प्राइमरी डील्स करती है अडॉप्शन अगर आप किसी ऑर्फन को अडॉप्ट कर रहे हो, अबैंडन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन को थ्रू इट्स एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एनोस, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये क्यों न्यूज़ में था, अभी क्या है ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके तो पीएम ने 8 ट्रेनें कनेक्ट करी हैं ऑफ मतलब कि डिफरेंट रीजन से गुजरात से मतलब क्या करें कनेक्ट करें, ठीक है। गुजरात के केवदिया से क्या किया कनेक्ट किया 8 डिफरेंट ट्रेन, ठीक है, ताकि वो कनेक्टिविटी मिल सके। आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टालेस्ट स्टैच्यू वर्ल्ड में जिसका हाइट कितना 182 मीटर है और कहाँ पे रिवर नर्मदा के साधु भेंट उसमें लिक्विडेड है एट केवदिया डिस्ट्रिक्ट। स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का शोकेस है जो आप विजन करते हैं ऑन यूनिटी, पैट्रियोटिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द गुड गवर्नेंस, ये आप सबको पता होगा। लास्ट न्यूज आज की कॉलम ड्राइंग, जो ये ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म है किसकी, साउथर्न इंडिया की। इसमें क्या फ्लोर्स पे ज्योमेट्रिक पैटर्न बना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग इग्नोर कर देते हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये जो ड्रॉ की जाती है ताकि टू इन्वर्ट हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इनटू हाउसेस जहाँ पे वो डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल इसको ड्रॉ करने में यूज किए जाते हैं वो राइस फ्लोर से लीव्स इसको यूज किया जाता है। मोटिव्स भी यूज किए जाते हैं मतलब कुछ सजाने के लिए जैसे लोटस, फिश, बर्ड्स एक्सेट्रा जो यूनिटी शो करता है ऑफ मैन एंड द बीस्ट, ठीक है। मतलब जो मैन और एनिमल है वो एक दूसरे से यूनाइट है, ठीक है। मोस्ट जो डिजाइन होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करता है कि किस तरह से जो टाइम का एंडलेसनेस है उसको सेंस करता है। सन, मून या और जो जोडिक साइंस है वो इनकी कॉमन थीम्स होती है। देखो ये जो न्यूज है ना हमने पूरी इंपॉर्टेंट है, इसके साइंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स करते हैं, किस मटेरियल से करते हैं, क्या उसका मेन एम क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरी जो कॉलम ड्राइंग है ये अपने में पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।